हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज के वीडियो में पार्टनरशिप एक्ट 1932 से 3 महत्वपूर्ण सेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे, जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है। अगर आपके सिलेबस में पार्टनरशिप एक्ट है तो इन 3 सेक्शन में से कोई ना कोई एक एमसीक्यू पूछ ही लिया जाता है, और ये अभी आपको पता चल जाएगा। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि पूछा जाता है कि नहीं। तो आज मैं बात करने वाला हूं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेक्शन 19, 20, 21 और 22। तो जो सेक्शन 22 है वो सेक्शन 19 को बाइंड करता है, इसीलिए सेक्शन 19 में ही लिख दिया गया है सब्जेक्ट टू द सेक्शन 22। तो इस तरह से हम इसका कनेक्शन समझ सकते हैं, और इन चारों सेक्शंस का आपस में कनेक्शन है, इसलिए किसी एक सेक्शन को पढ़ के हम इन सेक्शंस को नहीं समझ सकते। इन सेक्शंस का जो मूल मतलब है वो है किसी भी पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी। तो हम बात करेंगे आज इंप्लाइड अथॉरिटी की बात करेंगे। इंप्लाइड अथॉरिटी की बात करेंगे हम। तो इंप्लाइड अथॉरिटी के संबंध में पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो सेक्शंस हैं वो 19, 20, 21 और 22 है। सेक्शन 19 सब्जेक्ट टू सेक्शन 22, तो सेक्शन 19 में ही कहा गया है। अब सेक्शन 19 में स्पष्ट कर दिया गया है, एक लिस्ट दे दी गई है कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है जो लिस्ट में लिखा हुआ है, मतलब वो लिस्ट नेगेटिव है, और उसमें यह बताया गया है कि आप एम्प्लॉयड अथॉरिटी का बहाना बना करके ये काम नहीं कर सकते। अगर आपने ये काम किया है तो वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आएंगे आपके, ये बता दिया गया है। तो इसके अंदर एक लिस्ट दी गई है, मैं अभी बताऊंगा उसमें क्या क्या है। ठीक है, इसमें एक लिस्ट दे दी गई है और इसमें करीब 8 ऐसे एक्ट्स बताए गए हैं जो आप नहीं कर सकते। एम्प्लॉयड अथॉरिटी का बहाना बना करके आप नहीं कर सकते। अब सेक्शन 20 में यह कह दिया गया, ये बड़ा समझने की बात है। आप देखेंगे कि जो भी कानून बनाते हैं उनका ब्रेन कैसा होता है। 19 में मना कर दिया गया, लिस्ट दे दी गई कि आप ये काम नहीं कर सकते एम्प्लॉयड अथॉरिटी का बहाना बना करके, और सेक्शन 20 में उन्होंने कह दिया कि हम आपको कुछ परिस्थितियों में आपकी जो लायबिलिटी है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन दे दिया गया, या हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन भी कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके को जो ये एक्ट्स की लिस्ट दी गई है ये तो आप कर ही नहीं सकते। 90 में 20 में उसने कह दिया कि हम इस एक्ट को जो इसमें गिनाए गए हैं उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते, मतलब पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 20 में बता दिया गया। ये कर नहीं सकते, अगर करते हैं तो सेक्शन 20 में यदि अगर आपको आपकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में एक्सटेंशन किया गया है तो ही कर सकते हैं। अगर रिस्ट्रिक्ट किया गया है तो फिर जिस सीमा तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है उसी सीमा तक आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। सेक्शन 19 साफ साफ कह रहा है।
तो ये कह दिया गया। और इसके बाद सेक्शन 21 में इन्होंने कह दिया कि भाई अगर कोई इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी है, तो फिर आप इसका ख्याल ही नहीं रखिए, जो उचित लगे, जो फर्म के लाभ में हो, वो कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो सेक्शन 21 में इमरजेंसी की बात कर दी गई। तो इमरजेंसी में, इन एन इमरजेंसी में पार्टनर की अथॉरिटी जो है उसकी बात करती है सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 इमरजेंसी में पार्टनर का जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स की जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, उनके संबंध में बात करती है कि अब तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब ही नहीं है, आप तो अथॉरिटी के बाहर भी जाकर के करो क्योंकि इमरजेंसी है। और अगर आप अथॉरिटी के बाहर भी जाकर काम करते हो तो ध्यान ये रहे कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो फर्म के हित में कर रहे हो, फर्म को बचाने के लिए कर रहे हो, फर्म की भलाई के लिए कर रहे हो, आप ऐसा कह सकते हैं। तो सेक्शन 21 ये कहता है। और सेक्शन 22 अब आपको बताएगा मोड कि जो कुछ भी आपने किया है वो क्या वास्तव में फर्म की भलाई के लिए किया है, ये पता करेंगे। तो सेक्शन 22 ये पता कर लेगी कि अगर आपने अपनी अथॉरिटीज कहीं भी प्रयोग करी है, तो अगर इमरजेंसी में प्रयोग करी है तो क्या फर्म की भलाई के लिए, फर्म को बचाने के लिए किया है आपने, या कैसे किया है। तो सेक्शन 22 बताती है मोड ऑफ डूइंग एक्ट, मोड ऑफ डूइंग एक्ट। तो ये मोड ऑफ डूइंग एक्ट बताती है। तो अब क्योंकि पार्टनर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए लायबल तो फर्म होगी। तो ये अब अगर 19, 20, 21 में कुछ भी किया गया है, कुछ भी किया गया है, तो वो कैसे किया गया, मोड ऑफ डूइंग एक्ट। और ये जो मोड ऑफ डूइंग एक्ट है यही बाइंड करेगा फर्म को, बाइंड द फर्म। तो फर्म को बाइंड करेगा तो पहले तो ये तय कर लिया जाए कि मोड ऑफ डूइंग एक्ट यानी कि एक्ट जो है वो कैसा है, क्या फर्म की भलाई के लिए ही किया गया है ना। तो वो जो मोड ऑफ डूइंग एक्ट है वो तय करेगा कि फर्म बाइंड होगी या नहीं होगी, ये उससे पता चलेगा। तो अब यहां ये भी समझने की बात है कि सेक्शन 20 में जो है, सेक्शन 20 में फर्म तो बाइंड होगी, फर्म बाइंड होगी यानी कि बाइंड्स द फर्म। जो एक्शन है, जो एक्ट्स हैं सेक्शन 20 के अंतर्गत, एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन वाले, तो ये जो एक्ट है वो फर्म को बाइंड करेंगे, फर्म को बाइंड करेंगे। लेकिन उसमें बेयर एक्ट में आप देखिए एक वर्ड यूज किया गया है अनलेस। ये अनलेस को समझना है। तो अनलेस का मतलब है, अनलेस के बाद ये बताया गया कि सेक्शन 20 के अंतर्गत एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन की बात कही गई है। तो अगर किसी पार्टनर का कोई राइट, कोई अथॉरिटी एक्सटेंड की गई है या रिस्ट्रिक्ट की गई है, तो फर्म बाइंड तभी होगी जब ये जो डीलिंग थर्ड पार्टी के साथ उस पार्टनर ने करी है, उस थर्ड पार्टी को इस संबंध में जानकारी है या नहीं है, इस पर तय करेगा मामला। अगर उसको जानकारी है कि अमुक पार्टनर को के संबंध में ये रिस्ट्रिक्शंस है, वो ऐसे काम नहीं कर सकता है या इस सीमा तक नहीं कर सकता है, ये जानकारी है, उसके बाद भी डीलिंग में उसने जानकारी के बावजूद भी कोई वो काम कर दिया, कोई डिलीवरी कर दी, तो फिर फर्म बाइंड नहीं होगी। तो सेक्शन 20 के अंतर्गत फर्म तभी बाइंड होगी जब थर्ड पार्टी को इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है, तो फर्म बाइंड हो जाएगी, नहीं तो फिर
फर्म बाइंड नहीं होगी सेक्शन 20 के अंतर्गत, तो ये जानना है। और सेक्शन 21 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो फर्म बाइंड होगी ही होगी। सेक्शन 21 में इमरजेंसी की बात करती है, तो यहां पर अनलेस जैसा कोई बात नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी में काम किया गया है, उसने अपने अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया है, बस उस काम वो जो उसने काम किया है वो फर्म के हित में किया है, फर्म की भलाई में किया है, फर्म को बचाने के लिए किया है, फर्म को लॉस में जाने से रोकने के लिए किया है। हो सकता है कि फर्म को बहुत बड़ा लॉस हो, तो उस बड़े लॉस को बचाने के लिए, फर्म को बचाने के लिए उसने कोई छोटा लॉस बर्दाश्त कर लिया हो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर के। तो अगर इस तरह के कोई काम है तो उसमें फर्म पार्टनर के एक्ट से फर्म तो बाइंड होगी, इसमें कोई अनलेस इफ और बट जैसा कुछ बात नहीं है। तो सेक्शन 21 में उसको बाइंड होना ही होना है, अगर वो जो एक्ट है वो 22 में कंफर्म हो रहा है। तो ये बातें हैं। तो इमरजेंसी में फर्म बाइंड होगी एक्ट के हिसाब से, ठीक है। सेक्शन 20 में फर्म बाइंड होगी, लेकिन अनलेस है, तो अनलेस को समझिए। अनलेस के बाद अनलेस का जो बताया गया है वही आपको दिमाग में रखना है कि अगर थर्ड पार्टी जिसके साथ डीलिंग हो रही है, थर्ड पार्टी जिसका जिक्र इसी एक्ट के सेक्शन 2 में किया गया है, अगर उस पार्टी के साथ इस पार्टनर की कोई डीलिंग हो रही है और उस थर्ड पार्टी को उसके एक्सटेंशन या रिस्ट्रिक्शन के बारे में जानकारी है, तो उसी सीमा तक वो उससे संव्यवहार करे। अगर उससे आगे जाकर के संव्यवहार करता है और उसको पता है, तो फिर फर्म बाइंड नहीं होगी। अगर उसे पता नहीं है तो फर्म बाइंड होगी। सेक्शन 20 में ये है। और सेक्शन 19 में तो साफ ही कह दिया गया है कि ये काम वो कर ही नहीं सकता है, वो काम कर ही नहीं सकता है। तो अगर वो काम करता है तो वो काम कर ही नहीं सकता है। उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट, मतलब उसने स्पष्ट लिस्ट ही दे दी है और साफ लिख करके मेयर एक्ट में उसे मना कर दिया गया है। तो वो लिस्ट अभी हम देखते हैं। इसके बाद थोड़ी और विशेष बातें इसकी जानेंगे, जिससे कोई भी एमसीक्यू जो कि सेक्शन 19, 20, 21 से आता है तो आपसे गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो सेक्शन 19 की लिस्ट देखते हैं अभी हम। तो सेक्शन 19 में जो लिस्ट दी गई है वो आप संक्षेप में याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो पहली बात तो उसमें यह कह दिया कि सेक्शन 19 सब्जेक्ट टू सेक्शन 22, तो ये याद रखना है। सेक्शन 22 में क्या दिया गया है? मोड ऑफ डूइंग एक्ट, मोड ऑफ डूइंग एक्ट, ये सेक्शन 22 में दिया गया है। और ये मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म, टू बाइंड द फर्म, तो ये सेक्शन 22 में दिया गया है। तो अब बता दिया गया कि अगर इसके अंतर्गत कुछ भी काम किए जाते हैं तो वो सेक्शन 22 में जस्टिफाई होना चाहिए। अब इसमें जो एक्ट की बात कही गई है वो ये देख लीजिए। सेक्शन 22 के अंतर्गत जो एक्ट शब्द आया हुआ है, ये जो एक्ट आया हुआ है, ये जो एक्ट ये जो एक्ट आया हुआ है, इसके अंतर्गत दो चीजें आती है। पहली चीज तो वो एक्ट ही है ना, एक्ट कोई भी एक्ट है। और दूसरी चीज आती है इंस्ट्रूमेंट, कोई भी। अब इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो जो एनआई एक्ट के अंतर्गत जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है उसका संबंध यहां पर है। तो मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों इस एक्ट के अंतर्गत आ जाएंगे।
ठीक है, तो ये सेक्शन 2 में बात करें। इसके अधीन रहते हुए सेक्शन 19 में वो एम्प्लॉइड अथॉरिटी का इस्तेमाल करेगा। और एम्प्लॉइड अथॉरिटी के अंतर्गत क्या नहीं आता है ये बात करता है सेक्शन 19। तो क्या नहीं आता है इसको हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो वो कहता है सबमिट अ डिस्प्यूट। कहां पर? टू आर्बिट्रेशन। यानी कि कोई भी पार्टनर अपनी एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंतर्गत ये काम नहीं कर सकता, किसी भी आर्बिट्रेशन को कोई भी डिस्प्यूट सबमिट नहीं कर सकता, ये अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आता, ये नहीं करना है। दूसरा कहता है ओपन बैंक अकाउंट। अपने नाम से वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। ये इसमें ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ये सारे वर्क नहीं करना है उसको। और इसमें 8 में से एक काम ऐसा है जो फर्म के अगेंस्ट नहीं करना है। तो जो अगेंस्ट, एक ही काम ऐसा है जो अगेंस्ट नहीं करना है वो बताएंगे, बाकी सारे ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म ये काम नहीं करने हैं। तीसरा है कंप्रोमाइज और रिलिंक्विश। कंप्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम। फर्म की तरफ से ना तो किसी भी क्लेम के संबंध में कंप्रोमाइज करना है और न ही रिलिंक्विश करना है, छोड़ना है, त्यागना है। यानी कि 50 लाख का कोई क्लेम 10 लाख में आपको तय नहीं करना है और किसी भी तरह का कंप्रोमाइज ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म नहीं करना है। चौथा है विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग। फर्म की तरफ से कोई भी सूट को विड्रॉ नहीं करना है या प्रोसीडिंग को विड्रॉ नहीं करना है। विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग, ये चौथा काम नहीं करना है ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। पांचवा काम, कोई भी लायबिलिटी को एडमिट नहीं करना है। एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट। और यही है पांचवा अगेंस्ट वाला, अगेंस्ट द फर्म। तो एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग। किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में कोई भी लायबिलिटी को एडमिट नहीं करनी है अगेंस्ट द फर्म, ये याद रखना है यहां पर, अगेंस्ट द फर्म, अगेंस्ट द फर्म नहीं करना है ये काम। ये काम नहीं करना है, ये फर्म के अगेंस्ट नहीं करना है। बाकी सारे ऑन द बिहाफ ऑफ हैं, केवल एक ये ऐसा एक्ट है जो कि अगेंस्ट द फर्म है, तो ये काम आपको फर्म के अगेंस्ट नहीं करना है। और सारे काम फर्म के बिहाफ में नहीं करना है कि आप फर्म के बिहाफ में ये काम करें। 6 नंबर का है अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी।
छठवां काम ये नहीं करना है। ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अपने नाम से आप नहीं खरीद सकते। सातवां, ट्रांसफर भी आप नहीं कर सकते। तो ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर भी आप नहीं कर सकते। ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो फर्म की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। 7 नंबर, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि वो फर्म की बिलोंगिंग्स होती हैं, तो जो भी फर्म के बिलोंग्स हैं, प्रॉपर्टी है, वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू दी फर्म, वो आप नहीं कर सकते। 8 नंबर है, लास्ट है, और ये है इंटर इनटू पार्टनरशिप। किसी भी इंटर इनटू पार्टनरशिप, इंटर इनटू पार्टनरशिप, तो ये भी आप नहीं कर सकते। तो देखिए कितना सिंपल है। सेक्शन 19 सेक्शन 22 के सब्जेक्ट है, और उसमें एक लिस्ट दी गई है। ये लिस्ट निगेटिव है। सारा काम आपको ये किसी भी पार्टनर को नहीं करना है फर्म के अंदर रहते हुए, और ये एक लिस्ट दी गई है। तो ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंतर्गत ये सारे एक्ट नहीं आते हैं, ये याद कर लीजिए। कुछ ना कुछ इससे जरूर आता है। हर कभी भी कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर पार्टनरशिप एक्ट आपके उस सिलेबस में है तो यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, रट डालो इसको। एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंतर्गत ये कार्य नहीं आते हैं। अगर आप ये काम आपको करना ही नहीं है, और अगर आप करते हैं तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी का बहाना नहीं बना सकते हैं। सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए। हाँ, अब बात आती है सेक्शन 20 की। तो सेक्शन 20 में ये कह दिया गया है कि ये जो लिस्ट में काम दिए गए हैं, अगर पार्टनर चाहते हैं तो इनमें से आपको एक्सटेंशन मिल सकता है या रिस्ट्रिक्शन मिल सकता है। तो अगर ऐसे एक्ट हैं जिनको एक्सटेंड कर दिया गया है पार्टनर्स के द्वारा या रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो आप उसी सीमा में, जितना एक्सटेंशन आपको मिला है उसी सीमा पे कार्य कर सकते हैं। या मान लीजिए यहां पर कोई काम है सेक्शन 19 में जो आप नहीं कर सकते हैं, सेक्शन 20 में आपको एक्सटेंड करके कह दिया गया, ठीक है साहब बैंक अकाउंट आप कर सकते हैं, ठीक है साहब आप डिस्प्यूट सबमिट कर सकते हैं। अगर एक्सटेंड कर दिया गया आपको, तो जिस सीमा तक एक्सटेंड किया गया है उसी सीमा तक आप कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो सेक्शन 20 में आपको रिस्ट्रिक्शन मिलता है या एक्सटेंशन मिलता है कामों के लिए। बात ये आपको याद रखनी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक बार सुन लेंगे तो हमेशा के लिए रट भी जाएगा कि सेक्शन 22 में फर्म बाइंड होगी, लेकिन अनलेस के साथ ये एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन जो मिला हुआ है उस सीमा तक अगर आपने काम किया है और इस संबंध में किसी उस थर्ड पार्टी को पता है जिससे आपकी डीलिंग हो रही है, तो अगर उसे पता है तो फर्म बाइंड नहीं होगी। अगर उस व्यक्ति को पता नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्टेड हैं और आपके साथ उसने डीलिंग कर ली है, तो फिर फर्म बाइंड हो जाएगी। सेक्शन 20 में ये हो गया। सेक्शन 21 में ये कहा कि इमरजेंसी में अगर आप है तो अथॉरिटी के बाहर जाके भी काम कर सकते हैं, लेकिन काम आपका फर्म के हित में होना चाहिए, फर्म की भलाई के लिए होना चाहिए, फर्म के लिए होना चाहिए। तो सेक्शन 21 में आप इन एन इमरजेंसी में आप अपने अथॉरिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने दायरे से बाहर जाकर के भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त है उसके साथ में, और वो पता किया जाएगा। सेक्शन 22 में भी पता कर लिया जाएगा और आपके यहां पर भी पता चल जाएगा जब आप इमरजेंसी में कोई काम कर रहे होंगे। तो इस तरह से ये सारे सेक्शन हैं। सेक्शन 21 में फर्म बाइंड होगी, उसमें इफ बट अनलेस नहीं होगा, क्योंकि उसने काम ही फर्म की भलाई के लिए इमरजेंसी में किया है, और इमरजेंसी में कुछ भी जो उचित हो उस क्षण उस वक्त वो कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति अगर समान प्रज्ञा का व्यक्ति है,
है ना, जनरल प्रूडेंस का व्यक्ति है, तो फिर वो ऐसे निर्णय लेगा और लेता ही है, करता ही है। तो इस तरह से हमने सेक्शन 19, 20, 21 देख लिया। सेक्शन 22 को हमने यहाँ पर बता ही दिया है, इसमें 22 में कुछ ही नहीं है। मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म, तो वहां से फर्म अगर बाइंड हो रही है तो उस यहां से पता चल जाएगा, है ना। कोई अब एक्ट के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंट भी आता है इसमें, तो इंस्ट्रूमेंट जो है ना एक्ट के अंतर्गत है, जितने भी है वो, तो वो अगर यहाँ पर परफॉर्म किए गए हैं, है ना, कोई एक्ट परफॉर्म किया गया है, तो इनका मोड देख लिया जाएगा, जिससे कि फर्म बाइंड होती है या नहीं होती। और सेक्शन 20 में तो साफ ही बता दिया गया है कि फर्म तभी बाइंड होगी, कब बाइंड नहीं होगी, कब बाइंड होगी। सेक्शन 21 में तो भी बता दिया गया है कि फर्म तो बाइंड होगी, अनलेस इफ और बट की कोई जरूरत ही नहीं है, बस एक्ट ऐसे होने चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है आज। लेकिन इस वीडियो को आप एक दो बार ध्यान से सुन लेंगे तो सेक्शन 19, 20, 21 से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सेक्शन 22 क्या है, क्या काम करता है, क्या उसकी वैल्यू है, इस एक्ट के अंतर्गत 4 लाइनें जरूर लिखी है, लेकिन वो इनसे ज्यादा वैल्यू रखता है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और परीक्षा पास करना है तो आपको इसे सुनना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल रट लीजिए ये लिस्ट, और इसका कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा जो है छोटा छोटा सा, मैं छोटा छोटा कह रहा हूं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको मुझसे भी छोटा लग जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ठीक लगा है तो आप कमेंट जरूर करिए। मेरे चैनल पे नए हैं और लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं यूडीसी की तैयारी के लिए, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो भी वीडियो देता हूं सिर्फ वही देता हूं जो आपके काम के हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। मेरे वीडियो में बकवास की कोई गुंजाइश नहीं है, अनावश्यक सेक्शन मटेरियल लाने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।